प्यारे साथियों, आप सभी का प्रार्थना एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास और लास्ट क्लास डीसी जनरेटर का स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास में जो हम लोग थ्योरी देखे हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम जब आएंगे तो मोटर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो कल जो हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से पावर का लॉस होता है, पावर स्टेज देखे थे हम लोग और एफिशिएंसी देखे थे, है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जो थ्योरी पढ़ाया गया है, बताया गया है, उसका उसमें इस्तेमाल होगा। और न्यूमेरिकल्स आप लोग करेंगे। इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स बहुत ही रोचक, बहुत ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, देर ना करेंगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन किया जाए। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, है ना। कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन होगा, लंबा चौड़ा देखने में लगता है लेकिन बहुत आसान होता है, ठीक है। आवाज़ आ रही है आप लोग को? चलिए, देखिए अभी टाइपिंग वाला जो है ना वो ठीक से नहीं कर रहा था, इसलिए हम अभी उसको हटा दिए हैं, है ना। और खुद हम अभी बोर्ड पर ही लिख दे रहे हैं और कुछ दिनों में हम इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, गलती सलती हो जा रहा था तो अब इसको ठीक कर लिया जाएगा। तो फिलहाल अभी एक दो दिन क्लास आपका विदाउट टाइपिंग का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। शंट जनरेटर, ठीक है। जैसे ही शंट जनरेटर कहा तो आपके दिमाग में शंट जनरेटर आ जाना चाहिए, और जैसे ही शंट जनरेटर आ जाएगा तो उसको शंट जनरेटर को आप ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले पहला काम मेरा यही होना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे स्पेस है, हम शंट जनरेटर बना ले? तो बिल्कुल हम बना सकते हैं। तो ये रह गया आर्मेचर, यहाँ पे ये ब्रश, और यहाँ से ऐसे ये शंट फील्ड, कुछ ऐसा ही फिगर आप लोग देखे होंगे। और यहाँ से लोड, ये है पॉजिटिव टर्मिनल ब्रश का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से करंट निकल रहा है जिसको हम लोग आर्मेचर करंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो करंट जा रहा है उसको लोड करंट बोलते हैं, मेंशन करते चलेंगे। और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो शंट करंट जा रहा है। इतना बात आप लोग जरूर सीख चुके हैं, है ना। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग RSH बोलते हैं, शंट ब्रांच का है, शंट रेसिस्टेंस, है ना। इतना तो आप लोग सीखे हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। इतना से परिचित हैं, इतना से आप लोग परिचित हैं, क्लियर। आइए, जैसे ही शंट जनरेटर कहेगा हम कोई डाटा नहीं देखेंगे, एक शंट जनरेटर ड्रॉ कर लेंगे। यदि सीरीज जनरेटर बोलेगा तो आप सीरीज का ड्रॉ करिएगा। आपको यदि लॉन्ग शंट बोलेगा, लॉन्ग शंट का जो भी बोले आप उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। और यदि इतना कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो अब आइए, क्या बोलता है कि 96 एम्पियर एट अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। मतलब ये बोला कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपको 200 वोल्ट है। 200 वोल्ट पे यह जो करंट है 96 एम्पियर है। तो कलर चेंज कर दे रहा है ना ताकि आप समझ जाइए, येलो कलर से लिखा हुआ वो क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक लाइन में समझ गए। ए शंट जनरेटर सप्लाईज 96 एम्पियर, यानी सप्लाई दे रहा है जनरेटर, मतलब किसको सप्लाई देता है? लोड को देता है, यानी लोड का करंट दे दिया है। एट ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 200 वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 200 वोल्टेज। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब बोलता है कि द आर्मेचर एंड शंट फील्ड रेसिस्टेंस आर, यानी आर्मेचर वाला ये है और शंट फील्ड वाला ये है, रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, है ना। आर्मेचर का डाटा कितना दिया है? तो 0.1 ओम, ठीक है। और 50 ओम किसका दिया है? तो शंट फील्ड का दिया है 50 ओम। बताइए, समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन है। द आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस आर 2050 वाट, यानी 2500 वाट। कौन सा लॉसेस दिया? तो दो को इंक्लूड करके दिया है। कौन कौन?
आयरन एंड फ्रिक्शन, ध्यान से देखिएगा, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस दिया हुआ है। कितना? आयरन प्लस फ्रिक्शन, कितना दिया है? तो 2500 वाट दिया है। आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रे लॉसेस। और मैकेनिकल लॉसेस का ये पार्ट है फ्रिक्शन लॉस। विंडेज लॉस भी होता है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा फ्रिक्शन लिखा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्ट्रे लॉसेस होगा। नहीं, थ्योरी में ही बताया ना, तो सब याद रखना है। अब क्या पूछता है कि फाइंड, मतलब वैल्यू निकालिए, ईएमएफ जनरेटेड, कितना यह जनरेटर ईएमएफ जनरेट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, कॉपर लॉस निकालिए, है ना। थर्ड, कमर्शियल इफिशियंसी निकालिए। तो देखिए, हम लॉस को भी बता चुके हैं, इफिशियंसी को भी बता चुके हैं, और इन दोनों के पहले जनरेटेड ईएमएफ बताए थे ना। तो जनरेटेड ईएमएफ का बहुत सारा प्रॉब्लम करवाए हैं, इसलिए इसको निकालने में तो कोई परेशानी नहीं होगा आपको। ये और ये चीज नहीं सीखे थे, तो हम इसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाइएगा। हमको क्या पूछा? जनरेटेड ईएमएफ। तो देखिए, जनरेटेड ईएमएफ के लिए आइए, जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? तो इजी इज इक्वल टू, पहला पहला का हम लोग जवाब दे रहे हैं, इजी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए, यही होगा, वी प्लस आई ए आर ए, यानी वोल्टेज टर्मिनल का, आर्मेचर का करंट, आर्मेचर का रेसिस्टेंस। तो आप देख लीजिए, आर्मेचर का करंट दिया है नहीं, सिर्फ ये करंट दिया है लोड का। यदि आपको शंट करंट मालूम हो जाए तो इन दोनों करंट को जोड़िएगा आप लोग, तो आपको आर्मेचर करंट मिल जाएगा। तो आर्मेचर करंट निकालने से पहले हमको निकालना होगा शंट करंट। बगल में हम लोग देखेंगे क्या निकालना होगा, शंट करंट। तो शंट करंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो टर्मिनल का वोल्टेज डिवाइड बाई शंट का रेसिस्टेंस, फार्मूला बताए थे। तो यह वोल्टेज आया है कितना, दिया गया है 200 वोल्ट, और ये दिया गया है 50, तो 50 चौके 200, अर्थात 4 एम्पियर। शंट का करंट 4 एम्पियर आ गया, और लोड का करंट दिया हुआ है 96 एम्पियर। इसका मतलब है कि आर्मेचर का जो करंट होगा वह सम होगा लोड करंट प्लस शंट करंट का, अर्थात अर्थात 96 एम्पियर और प्लस 4 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा? 100 एम्पियर। इसका मतलब हो गया कि आर्मेचर में जो करंट फ्लो कर रहा है वह 100 एम्पियर का कर रहा है। तो अब आप इस प्रश्न का जवाब आराम से दे सकते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना था? 200, 200 सब याद हो गया हमको। आर्मेचर का करंट कितना निकाल के लाए? 100, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो 0.1। आप एक बार देख लीजिए, देखिए टर्मिनल वोल्टेज 200, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.1, और ये जो अभी निकाल के लाए आप लोग आर्मेचर का करंट, तो देख लीजिए 100 एम्पियर है। बात समझ में आई? आपको सिंपल ज़्यादा पूछ सकता है कि आर्मेचर करंट बताइए। देखिए, आपका एग्जाम का लेवल मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चन दे देगा और छोटा सा इतना ही काम करके कहेगा बता दो, हो गया। लेकिन हम बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन बना लेते हैं, बीच से कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब हम लोग दे पाएंगे। क्लियर? तो देखिए, इसको क्या करिएगा, ये तो 10 हो जाएगा, एक पॉइंट से कट जाएगा तब, तो 210 वोल्ट। ये कितना जनरेट करेगा? 210 वोल्ट करेगा। क्लियर हुआ? तो पहला का जवाब दे दिए हैं। अब दूसरा का जवाब यदि देना चाहते हैं तो आइए और बातों को समझिए। दूसरा क्या पूछा है? कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस कहाँ पे होता है? तो आइए इस फिगर पे विचार करें। जहां जहां वाइंडिंग वहां वहां कॉपर, और जहां पे कॉपर है तो लॉसेस होगा। वाइंडिंग कर रहे हैं कॉपर मटेरियल का, तो जैसे ही वो आ जाएगा तो लॉस होगा। तो देखिए, यहाँ पर दो गो होगा, एक आर्मेचर में बाइंडिंग है, एक फील्ड में बाइंडिंग है, यानी आर्मेचर का कॉपर लॉस और फील्ड का कॉपर लॉस। इन दोनों लॉसेस को जोड़ देंगे तो इस मशीन का टोटल कॉपर लॉसेस निकल जाएगा। क्लियर? तो आइए लॉसेस को कंप्लीट करिए। तो जो हम कॉपर लॉस जो लिखे हैं, तो कॉपर लॉस जो लिखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर्मेचर कॉपर लॉस, बताइए, आर्मेचर का कॉपर लॉस और किसका? फील्ड का। तो देखिएगा ध्यान से कि हम थोड़ा शॉर्ट लिख कर चले।
आर्मेचर का लिखेंगे तो आर्मेचर का करंट का होल स्क्वायर और आर्मेचर का रेसिस्टेंस प्लस प्लस शंट फील्ड का करंट एस एच का होल स्क्वायर इनटू शंट का रेसिस्टेंस। हो गया। अब सारा डाटा आपके सामने मालूम है। आर्मेचर का करंट देखिए निकाल के लाए हैं कितना, 100 का होल स्क्वायर, और आर्मेचर का रेसिस्टेंस मालूम है 0.1, प्लस शंट का करंट अभी जस्ट निकाले हैं, सामने सब है 4 एम्पियर का होल स्क्वायर, और शंट का रेसिस्टेंस कितना, तो 50। इसको कैलकुलेट करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 जीरो, अच्छा एक यहाँ पर है तो 10 हो जाएगा, प्लस इसको किए हैं इससे ये जीरो कट जाएगा, 4 चौके 16 अगुने 50। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा, 1000, 16 × 5 = 80, एक जीरो और, अर्थात अर्थात 1800, 1800, 1800, 1800 वाट। ये क्या निकला, कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस। कॉपर लॉस करने का मतलब ये टोटल कॉपर लॉस निकल गया। बात समझ में आई? यानी सेकंड का जवाब आप दे दिए। कॉपर लॉस बोला तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मेचर कॉपर लॉस निकाल कर चल दीजिएगा। ये हो गया आर्मेचर का कॉपर लॉस, ये हो गया फील्ड का कॉपर लॉस, दोनों को जोड़ेंगे तब होगा कॉपर लॉस। ठीक है, इस मशीन का कॉपर लॉस। बात समझ में आई? ऐसे यदि टोटल आर्मेचर, सॉरी, कॉपर लॉस टोटल ना लिखेगा तो आपको यदि पूछेगा सिर्फ आर्मेचर कॉपर लॉस बताइए तो बस इतना को ही निकालना है। या आपको बोल दे कि फील्ड कॉपर लॉस निकालिए, है ना, तो सिर्फ इतना निकालना है। तो ये आपके क्वेश्चन का लेवल, आपके एग्जाम का लेवल के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन वहां पे करेगा। आपको संभल कर रहना है कि क्या जवाब हमको देना है। ठीक है, तो हम थोड़ा डिटेल बता दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आसान रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये 1800 वाट आ गया कॉपर लॉस। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, थर्ड क्वेश्चन बोला कॉमर्शियल इफिशियंसी। बहुत अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमको क्या बोला, कॉमर्शियल इफिशियंसी। आइए, कॉमर्शियल इफिशियंसी, कौन सी इफिशियंसी, कॉमर्शियल। थर्ड का जवाब हम लोग को देना है और पूछ क्या रहा है, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल। इफिशियंसी, ये पूछ रहा है। तो कॉमर्शियल जो इफिशियंसी होता है इसी को हम लोग ओवरऑल इफिशियंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरऑल इफिशियंसी। अर्थात अर्थात हम कॉमर्शियल इफिशियंसी के बराबर बोल सकते हैं कि आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। इफिशियंसी का फॉर्मूला ही होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। कॉमर्शियल का मतलब होता है क्या चीज, ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब मशीन का ओवरऑल आउटपुट क्या है और मशीन का ओवरऑल इनपुट क्या है, इसको डिवाइड करना। तो आउटपुट इनपुट कहने का मतलब क्या होगा, पावर। आउटपुट पावर बताना होगा, इनपुट पावर बताना होगा, और उसको रख कर डिवाइड कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन इफिशियंसी जो होता है वो प्रायः परसेंटेज में होता है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। ऐसे में ये हो गया फार्मूला। ये आउटपुट बाय इनपुट लिखे समझ में आ रहा है, कॉमर्शियल एफिशिएंसी पूछ रहा है, हमने फार्मूला में क्या लिख लिया, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। पावर छुप जाता है, सिर्फ आउटपुट बाय इनपुट लिख के चल देते हैं हम लोग। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमको आउटपुट निकालना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में, अब आइए थोड़ा फिगर पे आएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। आउटपुट आपको मालूम है, आउटपुट मतलब लोड पे, तो लोड का वोल्टेज मालूम है, लोड का करंट मालूम, तो क्या लोड का आपका पावर नहीं मालूम हो जाएगा? क्या आपको बाहर में आउटपुट दे रहा है, तो वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आउटपुट बाहर में दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि इनपुट क्या होगा। अब यहीं पर सीखेंगे, यहीं पर समझेंगे। तो हमको ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिख लेते हैं आउटपुट पावर। क्या हो जाएगा, यानी टर्मिनल का वोल्टेज और टर्मिनल का करंट। तो वोल्टेज कितना था, 200, करंट कितना था, 96 एम्पियर। कितना हो गया, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19, डबल जीरो, इतना वाट। ठीक है, 1900
19,200, बात आ रहा है समझ में? 19,200 वाट है, ये आउटपुट हो गया। अब हम बात करेंगे इनपुट क्या होगा। तो इनपुट जो होता है, इनपुट बराबर फार्मूला आपको हम पढ़ाए थे, बताए हैं कि आउटपुट प्लस लॉस। तो कौन सा लॉस? तो ध्यान से देखना, यहीं पर समझना है हमको, लॉसेस। मेरी बात को यहाँ पर यदि समझ गए तो क्वेश्चन बन गया, नहीं तो गलत होगा। पहले ध्यान देखना कि क्या पूछा है, कॉमर्शियल इफिशिएंसी या ओवरऑल इफिशिएंसी। मतलब ओवरऑल या कॉमर्शियल जब भी बोलेगा तो मतलब पूरे मशीन का आउटपुट, यानी मशीन पूरा जो है ना आउटपुट, ऐसा नहीं कि आप आर्मेचर वाला आउटपुट दे दीजिएगा। जब पावर स्टेज बताए थे है ना, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम फिगर बना के बताए थे ताकि कंफ्यूजन आपका दूर रहे कहाँ पर का आउटपुट देना है। ये कॉमर्शियल इफिशिएंसी का मतलब हो गया कि मशीन के बाहर जो आपको है ना, मतलब जो टर्मिनल पे मिल रहा है वो आउटपुट, और मशीन को जो आप इनपुट दे रहे हैं वो। तो देखिएगा क्या आपको आउटपुट इनपुट लेने के बीच में दो तीन जगह क्या हो रहा था, लॉसेस हो रहा था। कहीं पर आयरन फ्रिक्शन लॉसेस हो रहा है, कहीं पर कॉपर लॉसेस हो रहा है। तो जब फाइनली हम बाहर वाला आउटपुट पर विचार करेंगे तो पूरे मशीन का लॉसेस पर हम लोग विचार करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक लॉस लेकर चले जाएंगे, जैसे अभी कॉपर लॉस देखें। ये कॉपर लॉस जो आया जो, और जो विंड लॉस या फिर आयरन लॉस या फिर मैकेनिकल लॉस जो दिया हुआ है, उन सभी लॉसेस को हम लोग जोड़ेंगे, तब जाके आपको टोटल लॉस यहाँ पर मिलेगा। बात समझ में आया? तो देखिएगा, आउटपुट आपको आ गया था कितना, 1900, सॉरी 19,200। अब प्लस लॉस की जो अभी हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो लॉस, कौन कौन लॉस? तो ये वो तो जो कॉपर लॉस, कॉपर लॉस अभी जस्ट निकाल के लाए हैं ये वाला। और एक एग्जाम, सॉरी, इसी में दिया हुआ, क्या दिया हुआ, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस। देख लो, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस से दिया हुआ ये डाटा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये डाटा कहाँ पे यूज कर रहे हैं? ये एक लॉसेस दिया हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्रे लॉसेस, और कॉपर लॉसेस, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तब पूरे मशीन का लॉसेस होगा, पूरे मशीन का लॉसेस होगा। समझ में आया? तो आइए इस प्रकार से हम यहाँ पर लॉसेस को देखेंगे। ध्यान से देखना, तो 2500 और प्लस 1800। 1800 क्या है जी? तो कॉपर लॉसेस है। ध्यान से समझिए तब बन पाएगा, नहीं तो देखो कॉपर लॉसेस क्या आया, 1800। तो 1800 लॉस को हम जोड़ेंगे किस में, 2500 में। 2500 क्या है, तो स्ट्रे लॉसेस है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा आसान रहेगा। ये हमारा आउटपुट है ना, और ये हमारा लॉसेस है। आउटपुट को लॉसेस में जोड़ते हैं तो इनपुट मिलता है ना। ऐसे जैसे किसी भी चीज में तुम इनपुट दिया तो वो आउटपुट देगा, तो 100% नहीं देगा, कुछ ना कुछ जरूर लॉस करके देगा। तो लॉस को आउटपुट को जोड़ोगे तो तुमको इनपुट मिल जाएगा। अब देखो, तुम आउटपुट निकाल चुके हो पावर, इनपुट पावर निकाल चुके हो, है ना। इसको यदि तुम यहाँ पर रख के डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आने के पहले इसको जोड़ लीजिए हम लोग। बात समझ में आई? 0 0, 4300 ये हो जाएगा, डबल जीरो हो गया, 3 2 5, और 9 4 13 के 3 हाथ में एक, एक एक दो, 2350 वाट, है ना। ये क्या हो गया, इनपुट हो गया, और यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। आउटपुट कितना है, 19,200, और डिवाइड भैया कितना आ गया, 23,500, और गुना 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल, ऐसे समझ लो। तो 192 ये 100 और डिवाइड बाई 235, इतना को कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 81.7%। ये हो गया इस मशीन का इफिशियंसी, 81.7। देखो इफिशियंसी हम चाहेंगे कि 100% हो जाए, नहीं तो इसका मतलब क्या समझे कि मशीन बहुत अच्छा है। लेकिन लॉस हुआ है जिसकी वजह से इफिशियंसी 100% नहीं होगी। जैसे आप पढ़ रहे हैं, थक गए, तो जिस दिन थकेगा उस दिन पूरा नहीं पढ़ पाइएगा, मैंने आपकी इफिशियंसी पूरा नहीं हुआ। आप जितना पढ़े, जितना याद किए, कोई पूछने के बारी आएगा, कोई पूछेगा आपसे तो पूरा नहीं जवाब दे पाइएगा। क्या हो गया, कुछ ना कुछ भूल गए, मतलब लॉस कर गया। तो अपने ऊपर लेकर के मशीन को समझ लेना है, बहुत आसान होता है, ठीक है। यदि आप याद किए, पूरा का पूरा सुना दिए जैसे हम आपको पढ़ाए हैं, आप यदि पूरा का पूरा जैसा हम जो बोल रहे हैं वो हूबहू यदि बोल दिए, हूबहू यदि याद कर लिए, तो हम कहेंगे कि आपकी इफिशियंसी 100% है।
मतलब कोई लॉसेस नहीं हुआ। हाँ, अब हम जो पढ़ाए उसमें से आप कुछ बता पाए, कुछ भूल गए, मतलब वो लॉस हो गया। तो जैसे ही लॉस होगा तो हम बोलेंगे कि आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी 100% नहीं है। पता है, समझ इसलिए बोला था कि पूरे ऊर्जा से 100% एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए, मतलब यही हुआ, ठीक है। कोई भी लॉसेस नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? जल्दी से इसको नोट करिए। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए सीख गए, ये ओवरऑल एफिशिएंसी था। यहीं पर ध्यान देना है कि कौन सा एफिशिएंसी पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो वहीं पर आप लोग काम करिएगा जैसे जैसे बताए हैं, ठीक है। तो उतना डिटेल नहीं जाएगा, कभी और मौका मिलेगा तो बहुत डिटेल में हम बता देंगे, आपको समझ जाइएगा, ठीक है। इतना एनफ है आपके लिए, नोट करिए इसको। चलिए, हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बात समझ में आ गया ये क्वेश्चन का? क्वेश्चन समझ गए? तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दिए आप लोग, ईएमएफ, कॉपर लॉस और कमर्शियल इफिशिएंसी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आइए, एक क्वेश्चन और है। देखो वो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पाते हैं। ए 6 पोल लैप बाउंड जनरेटर हैज 300 यानी 300 कंडक्टर। 6 पोल का मशीन है जी, बाइंडिंग लैप किया हुआ और 300 कंडक्टर है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कंडक्टर बीइंग 5 वोल्ट, यानी कि पर कंडक्टर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है कितना, 5 वोल्ट हो रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझ लो। टोटल कंडक्टर कितना दिया है? टोटल दिया है कंडक्टर 300, है ना। अब बोलता है कि एक कंडक्टर पर ध्यान से, ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कंडक्टर, एक कंडक्टर पे ध्यान से देखना, एक कंडक्टर पे कितना वोल्टेज हो रहा है, 5 वोल्ट हो रहा है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? टोटल कंडक्टर 300, ठीक है। अब हमको क्या बोला है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान से देखना, ईएमएफ क्या बोलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है 5 वोल्ट पर कंडक्टर, 5 वोल्ट पर कंडक्टर। एक कंडक्टर पे 5 वोल्ट, तो टोटल हमको ईएमएफ निकालने की बारी आएगी तो मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे 5 से, बताइए। यानी कि टोटल ये ईएमएफ हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, द जनरेटेड वोल्टेज ऑफ द जनरेटर इज, अच्छा वो कितना वोल्टेज को जनरेट कर रहा है यह जनरेटर। तो पास या 1500, इसके अकॉर्डिंग आपका जवाब आना चाहिए 1500। यदि यहाँ तक समझे होंगे तो हमको हाँ कहिएगा, और यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो टिक कर दीजिएगा इसे, 1500 ऑप्शन में है। नहीं, कुछ ऐसा ही विचार आएगा पढ़ने के बाद आपको, और ऐसा ही आंसर मारिएगा, आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन यदि ऐसा किए होंगे या करते हैं और विचार आता है तो यह गलत है। क्लियर? ये क्या हो गया, गलत हो गया, गलत में भी आंसर मरा गया। सिंपल वे में क्वेश्चन यदि हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में हमारा ये बात जाता है और ऐसा आंसर मिलता है, और ये आंसर टिक मारते हैं, ये गलत हो जाता है। तो बोलेगा क्यों सर ऐसा गलत हो गया? तो अब बात को समझिए, कौन सा बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग है, ठीक है। अब हम आपको जो ईएमएफ का इक्वेशन पढ़ाए थे तो बताए थे कि ईएमएफ जो फार्मूला आता है, कौन सा फार्मूला, तो ध्यान से देखो, दो गो, इजी इज इक्वल टू जो P φ ZN डिवाइड बाई 60A, ये जो फार्मूला आता है, यानी ये जो ईएमएफ हुआ है पर पाथ होता है। क्या होता है, ईजी जो होता है कि प्रत्येक पाथ का पर पाथ इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है। आपको मालूम है कि पैरेलल पाथ किसको बोलते हैं? जब मशीन को बाइंडिंग करते हैं तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए कि करंट ज़्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाइंडिंग करते हैं, लैप या वेव। यदि हम लोग लैप बाइंडिंग कर दिए हैं तो जितना पोल है उतना पैरेलल पाथ देना पड़ेगा। आपको मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, ठीक है। तो जो एक पाथ का वोल्टेज होगा वो हर पाथ का वही वोल्टेज होगा। यानी ये जो फॉर्मूला निकल के आता है ये पर पाथ होता है, पर पाथ होता है। आप जो वोल्टेज निकाल दिए, ये टोटल कंडक्टर, उस मशीन में जितना कंडक्टर इन्वॉल्व हुआ बाइंडिंग में, टोटल कंडक्टर दे दिया था। देख लो, टोटल कंडक्टर दे दिया है 300। अब बता दिया कि एक कंडक्टर पे 5 वोल्टेज है, तो आपने टोटल कंडक्टर से मल्टीप्लाई करके
वोल्टेज निकालें, यानी आप पूरे मशीन का कंडक्टर के साथ वोल्टेज निकाल दिए, लेकिन आपको पर पाथ बताना होगा। यह जो वोल्टेज निकाले हैं ये टोटल निकल गया, लेकिन निकालना क्या होता है, ईएमएफ। ईएमएफ पर पाथ बताना होता है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। तो जी ये जो आया कितना 1500, अब पाथ का संख्या कितना है, लैप वाइंडिंग है, यानी जितना पोल है उतना पाथ होगा, तो 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 5 15, इसको 2 से काट देंगे, 250, अर्थात 250 वोल्ट। अब देखिए 250 वोल्ट कहाँ है, तो हाँ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हो गया सही। बात समझ में आई। आप यदि इस तरीका से सिंपल वे में बना दीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई मरतबा एग्जाम में आ चुका है। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है वो 1500 मार के निकल जाते हैं, बाहर निकलते हैं खुशी खुशी कि सर हम तो बहुत बना दिए। जब उसको मिलान किया जाता है, चेक करता है, तो पता चलता है गलती बना के आए हैं। ऐसा क्यों, कॉन्सेप्ट ना रहने का कारण। तो याद रखना है कि यह जो फार्मूला निकल के आता है, जो बार बार में ये बात नहीं लिखा जाता है, ये बात लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ना, वो पर पाथ वोल्टेज होता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर हम पर पाथ नहीं निकालें, डायरेक्ट टोटल निकाल दिए। इसीलिए देखो टोटल कंडक्टर है, यही कंडक्टर को आपको 6 पाथ में बनाना होगा, तो एक पाथ में कितना हो जाएगा, 50-50 होगा ना जी। देखो 300 को भागा तुम दे दो कितना से, 6 से, 6 × 5 = 30, मतलब एक पाथ में 50 कंडक्टर आएगा। एक पाथ में कितना कंडक्टर आएगा, 50 कंडक्टर आएगा। अब 50 कंडक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 तो 5 × 25 है ना, 250 आ गया यहीं पे, वही वोल्टेज होगा। आप ऐसे बनाओ या फिर वैसे बनाओ, इसको साइड में लिख लेना है, ठीक है, ये फार्मूला बताए हैं, बनाने हमारा यहाँ पर था। क्लियर हुआ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत ही रोचक रोचक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन लिख लीजिएगा, समझ में आ गया वो, जल्दी से लिखिए। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग विचार करते हैं। आइए, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सुंदर सा मतलब ये नहीं समझना कि कोई ये मानव है, स्त्री या पुरुष जो सुंदर है। ये सुंदर कहने का मतलब हो गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोचक क्वेश्चन, बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ रहता है और गलती की संभावना ज़्यादा रहती है। तो गलती उनसे होगा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो फटाफट बनाएंगे और बाकी फिर देखते रह जाएंगे। देखिए क्या कहता है, ए लैप बाउंड जनरेटर जनरेटेड वोल्टेज इज 200 वोल्ट। एगो लैप वाइंडिंग का जनरेटर है जो वोल्टेज को जनरेट कर रहा है 200 वोल्ट। इफ द नंबर ऑफ पोल आर डबल, यदि पोल की संख्या को डबल कर दीजिएगा, देन इट्स जनरेटेड वोल्टेज इज, यदि पोल की संख्या को डबल कर दिया जाए तो वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए आप फार्मूला भी जस्ट हम लिखे हैं, इजी इज इक्वल टू पी फाई जेड एन डिवाइड बाई 60 ए। अब देखिए पोल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है जनरेटर ईएमएफ का, नहीं, तो इसको यदि कोई लड़का डायरेक्ट फार्मूला देखता है और फार्मूला पढ़ने के बाद आंसर देने का प्रयास करता है तो क्या आंसर होगा। तो हम यहाँ पर से देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि जनरेटेड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल, मतलब पोल की संख्या को बढ़ा देंगे जनरेटेड ईएमएफ बढ़ जाएगा, पोल की संख्या को घटा देंगे जनरेटेड ईएमएफ घट जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही कॉन्सेप्ट आ रहा होगा माइंड में, ऐसा ही चलता है सभी का माइंड में। तो इसके अनुसार से यह बोलिएगा कि जब वोल्टेज 200 वोल्ट है, अब क्या कर दिया, पोल की संख्या को डबल कर दिया गया, मैंने दुगना। अभी पी पोल है, बाद में हो जाएगा 2p पोल। तो अभी जब पी पोल का मशीन है तो उस समय 200 वोल्ट दे रहा है, पोल की संख्या को दुगना कर देंगे तो वोल्टेज भी मेरा दुगना हो जाएगा, तो दैट मीन्स 400। बताइए कुछ ऐसा माइंड में जा रहा है कि नहीं, यदि ऐसा माइंड में जा रहा है तो आंसर क्या होगा, सी। सोचिए और बोलिए और हमको बताइए। और यदि ऐसा कर दिए होंगे तो सही नहीं है, यदि ऐसा कर दिए आप
तो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? यदि ऐसा किए होंगे तो ये आंसर गलत है। तब क्या होगा? तो यहाँ पर विशेष विचार करना होगा, है ना। क्या विशेष विचार करेंगे? तो ध्यान से देखिए, आपको बोला गया लाइफ बाइंडिंग, देखिए हल्का हल्का ऐसा ही मिस्टेक होता है, मैं जैसे बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि सर ये गलती है, ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत सा का देखो 90% जो माइंड होता है ना, वो सिंपल रास्ता सोचता है, सिंपल वे में जाता है और गलत हो जाता है ना, उतना नहीं सोच पाता है। सोचने का मतलब क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसको उसको है ना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन कोई बच्चा यदि इसको ढंग से पढ़ा होगा तो ध्यान से देखिएगा, आपको मालूम है कि लैप बाइंडिंग है, कौन सा बाइंडिंग है? लैप बाइंडिंग है। तो पैरेलल पाथ का संख्या जो होता है पोल के बराबर होता है, मतलब यहाँ पर ए के जगह हम क्या पुट कर देंगे? पी। क्या पुट कर देंगे जी? पी। आइए यहाँ पर पुट कर दीजिए आप पी। ए को हटाइए, ए के जगह पे क्या कर दीजिए? पी रख दीजिए। हम जनरेटर ये में निकालना चाह रहे हैं, तो ये पी और पी कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही रोचक बात मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब यह हो गया कि जब जनरेटर ईएमएफ पूछा जाएगा और लैप बाइंडिंग रहेगा, तो पोल से इंडिपेंडेंट हो गया, पोल से कोई मतलब नहीं है। पोल को तुम दुगना कर दो, चौगुना कर दो, आधा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 200 जो वोल्ट है वो 200 वोल्ट ही रह जाएगा। तो आंसर क्या मार देंगे हम? 200 वोल्ट। आंसर ये सही। आप जब इजी निकालते हैं तब पैरेलल पाथ को वैल्यू पुट करते हैं ना जी, पैरेलल पाथ का वैल्यू है पुट कर दिए हम। लैप बाइंडिंग है, तो पैरेलल पाथ का संख्या जो होगा वो पोल की संख्या के बराबर होगा, तो पोल की संख्या हम रख दिए पी। ये भी पी कट गया। अब यहाँ पर तो पी नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ क्या नजर आएगा हमको? सिर्फ नजर आएगा इजी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 5 ZN/60। इन बातों पे निर्भर करेगा जनरेटर ईएमएफ लैप के कंडीशन में। लेकिन यदि यही वेव कंडीशन पूछेगा तो वेव कंडीशन में पैरेलल पाथ ऑलवेज टू, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो उस समय ये वाला डाटा वेव बाइंडिंग के लिए फॉलो कर जाएगा, वेव बाइंडिंग के लिए। तब यदि दुगना किया जाएगा पोल को तो जनरेटेड ईएमएफ दुगना हो जाएगा, यदि इसको आधा किया जाएगा तो ईएमएफ आधा हो जाएगा वेव कंडीशन में। लेकिन लाइव कंडीशन में इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया, पोल से कोई मतलब नहीं है ईएमएफ का। ठीक है, तुम पोल को बढ़ा दो, पोल को घटा दो, हमको कोई मतलब नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बात समझ में आया? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और एक एक लाइन का है, कोई इसमें झंझट नहीं है। फटाक से क्वेश्चन पढ़े टिक मारिए, लेकिन जो इसको अच्छा से बनाएगा बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा उसको, और एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना 99% रहता है। ठीक है, इसी टाइप का सवाल करेगा एक एक लाइन का, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। और इसके पहले जो हम थ्योरी वाला बताए, उसमें न्यूमेरिकल्स बताए, वो डिटेल वे में लॉन्ग टाइप का है, वो सब पूछने की संभावना कम रहेगी, याद रखिएगा। हाँ, उसमें से यदि पूछता है तो बीच से ही कोई क्वेश्चन छोटा छोटा उठा लेगा, उतना लंबा चौड़ा नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम का लेवल ITI है, नहीं छोटा सा एग्जाम है। तो बताइए यह क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन का। और आपकी और क्या आवश्यकता होगी उसका भी कमेंट लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, 2-3 दिन में हम सारे कुछ फिनिश होने वाला है मेरा। ठीक है, घर में मेरे प्रॉब्लम हुआ बता ही दिए, जिसके वजह से पूरा अस्त व्यस्त हो गया, कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। अब जा करके मैं पूरा फुल लगूंगा और आपका सारा सिलेबस को बहुत फास्टली ले चलेंगे, और बहुत जल्द हम ऑब्जेक्टिव ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है क्लास हम यहीं तक रखेंगे। क्लास कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। हम अगले क्लास में आएंगे तो मोटर को लेके आएंगे, और मोटर में जल्दी पढ़ाएंगे, है ना। और उसको फिर हम फटाफट आगे के सिलेबस पे चलते रहेंगे। क्लियर? तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।